हेलो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब यूनिट 4 में हम देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल मशीन्स में 3 फेज इंडक्शन मोटर। An induction motor is an AC machine that converts electrical energy to mechanical energy। सभी मोटर की तरह, अन्य मोटरों की तरह ये भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। The rotor of the induction motor gets its excitation through induction। अब यहाँ पर अंतर क्या है? अंतर यह है कि यहाँ पर रोटर को इंडक्शन के द्वारा, इंडक्शन कहाँ से मिलेगा? स्टेटर वाइंडिंग के द्वारा इंडक्शन के थ्रू रोटर एक्साइट होता है, इसलिए इसे हम इंडक्शन मोटर कहते हैं। ठीक है, अब अपने को मालूम है सिंगल फेस इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, उस पर हम स्प्लिट फेस का इस्तेमाल करते हैं। जो अपने घरों में पंखे या सबमर्सिबल पंप में जो मोटर इस्तेमाल होती है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, वहाँ पर मुझे एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग देनी पड़ती है। ऑक्सिलरी वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग देनी रहती है, जो कैपेसिटर की सहायता से मैं फेज शिफ्ट करके देता हूँ 90 डिग्री के फेज शिफ्ट के द्वारा, जिसके द्वारा वो सेल्फ स्टार्टिंग होती है। सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में क्या होता है कि उसमें पल्सेटिंग फ्लक्स डेवलप होता है, अल्टरनेटिंग फ्लक्स डेवलप नहीं होता है, इसलिए वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। जबकि 3 फेस इंडक्शन मोटर मेरी सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होती है। अब यहाँ पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, जिसके कारण अल्टरनेटिंग फ्लक्स डेवलप होता है, जिसके कारण मोटर मेरी सेल्फ स्टार्टिंग हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर अपन समझने की कोशिश करते हैं प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब 3 वाइंडिंग है, क्योंकि 3 फेज है तो 3 वाइंडिंग होंगी। लेट अस कंसीडर द 3 वाइंडिंग्स ऑफ ए 3 phases ऑफ एन इंडक्शन मोटर। स्टेटर विथ assumed पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ currents and MMF space phasor are as shown in figure 3। अब यहाँ पर हम 3 फेज इंडक्शन मोटर स्टेटर मतलब जो स्थिर है, जो कांस्टेंट है, जो मूव नहीं कर रहा है, उसे हम स्टेटर कह रहे हैं। उसकी 3 फेज वाइंडिंग को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये R है, फेज R है, ये फेज Y है और ये फेज B है। ठीक है, तीनों ही फेज करंट मेरे 120 डिग्री अपार्ट है। 3 फेज है, 120 डिग्री का डिस्टेंस रहेगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर the winding of phase Y is displaced from the winding of phase R by 120 डिग्री। 120 डिग्री के डिस्प्लेसमेंट है। एंड द वाइंडिंग ऑफ फेज B is displaced from winding of phase Y by 120 डिग्री। तो इन दोनों के बीच में 120 डिग्री, 120 डिग्री और इन दोनों के बीच में भी अगेन 120 डिग्री का फेज शिफ्ट है। FR, FY and FB denote the MMF magnetomotive force of the 3 windings at the instant when currents in them are at their positive maximum values। ठीक है, अब ये एज्यूम कर रहे हैं कि जब करंट मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यूज पर है तब हम करंट को एज्यूम कर रहे हैं। एज अ करंट अल्टरनेट द इंडिविजुअल MMF विल वेरी इन मैग्नीट्यूड एंड चेंज डायरेक्शन। अब AC है, अल्टरनेटिंग है, तो जैसे जैसे करंट चेंज होगा वैसे वैसे MMF का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी चेंज होगा। ठीक है, लेट अस कंसीडर 2 इंस्टेंट्स एज शोन इन फिगर 4। अब 2 इंस्टेंट हम देख रहे हैं। अब 4A में 4A corresponds to instant when IR और is at positive maximum value। ठीक, IR मैक्सिमम पॉजिटिव है। अब ये हम एज्यूम कर रहे हैं IY is negative and half of its maximum value। ठीक है, अब 3 फेज वेवफॉर्म अगर आपको ध्यान नहीं है तो फिर से बता रहा हूं। अब ये मेरे 3 फेज है। 3 फेज में मुझे दिख रहा है कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है, ठीक है,
तो बाकी दो ये नेगेटिव नेगेटिव मुझे दिख रहा है, ठीक है। आई वाई इज नेगेटिव एंड हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, आई बी इज ऑल्सो नेगेटिव एंड हाफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू दिख रहा है। ये फेज मेरा आर है, येलो वाला आर है, रेड वाला वाई है और ग्रीन वाला मैं बोलूंगा कि बी फेज, ठीक है। तो यहां पर मुझे दिख रहा है ये दोनों ही हाफ नेगेटिव है और ये मैक्सिमम पॉजिटिव। सो एफ वाई एंड एफ बी हैव हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ आर सिंस करंट इन फेज वाई एंड बी आर नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव होने के कारण हाफ वैल्यू में है एंड एफ वाई एंड एफ बी आर शोन अपोजिट टू दैट शोन इन फिगर 3। एफ इज द रिजल्टेंट। अब यहाँ पर ये एफ आर मुझे फेज आर का दिख रहा है, ये वाई का रिजल्टेंट दिख रहा है, ये बी का रिजल्टेंट दिख रहा है और ये फाइनल रिजल्ट है, ठीक। तो इसके कारण रिजल्टेंट मेरा डायरेक्शन मुझे दिख रहा है। एक केस हुआ और फिर अगले केस में क्या हो रहा है, अगले केस में 30 डिग्री लेटर, तो 30 डिग्री बाद में स्थिति क्या होगी वो देखने की कोशिश कर रहा है। व्हेन आई आर इज पॉजिटिव एंड √3/2 ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, आई वाई इज 0, आई बी इज नेगेटिव एंड √3/2 ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। 30 डिग्री बाद फिर से बना लेते हैं। ये मेरा आर फेस है, ये वाई है और ये बी है, ठीक। अब यहां पर आई वाई इज 0 एंड आई बी इज नेगेटिव। यहां पर 30 डिग्री कहां पर होगा, 30 डिग्री यहां पर होगा, ठीक है। √3/2 of its maximum value. So Fy is 0, Fr and Fb are equal in magnitude. It is observed that the resultant MMF F has the same magnitude but has advanced by 30 degree. ठीक है। इसके पहले मुझे कैसे मिल रहा था F, रिजल्टेंट F मुझे कुछ इस तरीके से मिल रहा था। अब ये 30 डिग्री शिफ्ट हो गया, ये 30 डिग्री 30 डिग्री शिफ्ट हो गया है ऊपर की ओर। So an elapse of 30 electrical degrees in time results in a rotation of MMF by 30 degree. ठीक है। By considering more instant of time, it will be seen that the movement of current phasor by certain angle in anti-clockwise direction results in rotation of resultant MMF by the same angle इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हमने क्या देखा, इसके पहले ये स्ट्रेट था, फाइनल है एफ की वैल्यू। अब उसके बाद 30 डिग्री बाद मैं देख रहा हूं कि ये एफ भी 30 डिग्री शिफ्ट हो गया, क्योंकि मेरे फेस वोल्टेजेस का मान चेंज हो रहा है जैसे जैसे समय या डिग्री चेंज हो रही। तो जैसे जैसे चेंज हो रहा है वोल्टेज, वैसे वैसे मेरा रिजल्टेंट एमएमएफ की वैल्यू भी चेंज होते जा रही है। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये मेरा एमएमएफ जनरेट हो रहा है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं कि यहाँ पर अल्टरनेटिंग फ्लक्स डेवलप हो रहा है। ठीक है। Hence it is clear that when three-phase voltages are applied to three-phase winding, the currents flowing through the winding produce a rotating magnetic field. इसलिए rotating magnetic field डेवलप हो रही है, that is of constant amplitude and constant speed. ठीक है। तो इस तरीके से थ्री फेज इंडक्शन मोटर में थ्री फेज वाइंडिंग है, थ्री फेज वाइंडिंग में जो करंट फ्लो हो रहा है उसके कारण रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है और जिसका कांस्टेंट एम्पलीट्यूड और कांस्टेंट स्पीड है।
इसलिए थ्री फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग कहलाती हैं। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन में जाते हैं। कंस्ट्रक्शन, द टू मेन पार्ट्स ऑफ इंडक्शन मोटर्स आर स्टेटर एंड रोटर। स्टेटर स्टेशनरी है और रोटर जो मूव हो रहा है, मूवेबल है। ठीक है, स्टेटर कंसिस्ट ऑफ स्टील फ्रेम, स्टील फ्रेम का बना होता है, एनक्लोजेस ए हॉलो सिलेंड्रिकल कोर मेड अप ऑफ थिन लैमिनेशन ऑफ सिलिकॉन स्टील टू रिड्यूस हिस्टेरेसिस एंड ईडी करंट लॉस। ठीक है, अब सिलिकॉन स्टील क्यों बना रहता है? क्योंकि ये हिस्टेरेसिस को कम करना चाहते हैं हम और ईडी करंट को कम करना चाहते हैं, इसलिए लैमिनेशन ऑफ सिलिकॉन स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। ए नंबर ऑफ इवनली spaced slots are provided on the inner periphery of the laminations। ठीक है, स्लॉट्स बने होते हैं। द इंसुलेटेड कंडक्टर्स are placed in stator slots and are suitably connected। अभी किसकी बात कर रहे हैं हम वाइंडिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, द इंसुलेटेड कंडक्टर्स आर प्लेस्ड इन स्टेटर स्लॉट्स एंड आर suitably connected to form a balanced three phase star or delta connected circuit। The three phase star winding is wound for a definite number of poles as per the requirement of speed। पोल्स की संख्या कितनी स्पीड चाहिए हमें उसके अनुसार होती है। ठीक है, द रोटर इज माउंटेड ऑन ए शाफ्ट विथ ए लैमिनेटेड कोर। अगेन लैमिनेटेड है, सब जगह लैमिनेटेड ही दिखेगा। ठीक है, laminated core having slots on the outer periphery। Depending on the type of winding placed on the slots, we have two types of rotors। First one squirrel cage rotor and the second one slip ring or wound rotor। ठीक है, तो मैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर में हम बोलेंगे कि दो प्रकार के रोटर होते हैं। दो रोटर के अनुसार ये थ्री फेज इंडक्शन मोटर हम मुख्यतः दो प्रकार से बता सकते हैं कि दो प्रकार के होंगे। ठीक है, अब इसी थ्री फेज इंडक्शन मोटर की वर्किंग को हम दूसरे तरीके से समझ सकते हैं। अब यहां पर मैंने थ्री फेज बनाया है, साथ में स्टेटर और रोटर भी बनाया है। अब मेरा ये स्टेटर को शो कर रहा है और ये पोल को रोटर को शो कर रहा है और ये मेरे पोल्स। ठीक, अब थ्री फेज वाइंडिंग कुछ इस तरीके से की गई है। तो जब थ्री फेज वाइंडिंग में सबसे पहले मैं देख रहा हूँ फेज आर येलो है, ये वाई है और ये बी है। जब फेज आर मैक्सिमम पॉजिटिव है तब जो एमएमएफ फोर्स जनरेट हो रहा है वो इन दो पोल्स के बीच में होगा। फिर उसके बाद जब फेज वाई, तो फेज वाई में अगेन वो चेंज हो रहा है। ठीक, यहाँ पर हो क्या रहा है? हो ये रहा है सिंपल कि स्टेटर वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग की तरह काम कर रहा है और रोटर मेरे सेकेंडरी वाइंडिंग की तरह काम कर रहा है। प्राइमरी वाइंडिंग से रोटर वाइंडिंग में वोल्टेज इंड्यूस्ड हो रहा है, जिसके कारण इसे हम इंडक्शन मोटर कह रहे हैं। ठीक, अब वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है तो करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, तो फिर वहां पर मेरा एमएमएफ जनरेट हो। एमएमएफ जनरेट क्यों हो रहा है? एमएमएफ जनरेट हो रहा है यहाँ पर रोटेटिंग एमएमएफ जनरेट हो रहा है क्योंकि मेरे इंडक्शन के कारण रोटर वाइंडिंग में मेरे रोटर में इंड्यूस्ड वोल्टेज होने के कारण। अब यहाँ पर रोटर मेरे दो तरीके के होते हैं, जैसे बताया स्क्वायरल केज और वाउंड रोटर। तो यहाँ पर अगर मैं कोई भी रोटर कंसीडर करूं तो यहाँ पर इंडक्शन के कारण जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है उस कारण से जो करंट फ्लो हो रहा है तो मेरा रोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण रोटेशन हो रहा है। अब ये एमएमएफ कैसे जनरेट हो रहा है, ये फेस अलग अलग फेस के द्वारा मैंने दिखाने की कोशिश करी। तो इस तरीके से ये एमएमएफ जनरेट हो रहा है, तो ये मेरा रोटर मूव कर रहा है। रोटर मूव होने के कारण मेरी
थ्री फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग कहलाती है। ठीक है, लेंज लॉ आपको ध्यान होगा। लेंज लॉ क्या कहता है? लेंज लॉ इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसके कारण को अपोज करना। ठीक है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण क्या हो रहा है? रोटर में भी ईएमएफ डेवलप हो रहा है, एमएमएफ डेवलप हो रहा है, जो कारण को अपोज कर रहा है। तो अपोज कैसे करेगा? रोटर के क्रॉस एमएमएफ जनरेट होगा, जो कि स्टेटर वाइंडिंग के जस्ट अपोजिट होगा। क्योंकि यहाँ पर मेरा थ्री फेज वाइंडिंग है, इसलिए ये एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रहा है, जिसके कारण रोटर रोटेट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जैसे स्क्वायरल केज में हम आ रहे हैं, तो स्क्वायरल केज में क्या होता है? एयर गैप, ये कंस्ट्रक्शन दिख रहा है, कंस्ट्रक्शन डिटेल ऑफ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, रोटर कोर है। ठीक है, अब इसके में मेरे एक केज की तरह जैसे चिड़िया का पिंजरा होता है, कुछ इस तरीके से केज की तरह ये शेप होता है, जिसमें स्लॉटेड रोटर होता है। स्लॉटेड रोटर में रोटर रिंग्स होती हैं, जिन पर ये शॉर्ट सर्किट एंड रिंग्स के द्वारा ये बंधी हुई। ठीक है, अब रोटर कंडक्टर, ये रोटर कंडक्टर है। ठीक, ये एंड रिंग्स है। ठीक है, रोटर शाफ्ट जिसपे ये घूम रहा है। ठीक, स्टेटर, बाकी स्टेटर कवर, स्टेटर कोर, स्टेटर स्लॉट, स्टेटर वाइंडिंग जैसे नॉर्मल होती है वैसे ही, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। सिर्फ यहाँ पर रोटर में परिवर्तन है। स्क्वायरल केज है तो रोटर मेरा एक केज की तरह, पिंजरे की तरह होता है, इसलिए इसको हम स्क्वायरल केज रोटर कह रहे हैं। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ लैमिनेटेड सिलेंड्रिकल कोर हैविंग पैरेलल स्लॉट्स इन इट्स आउटर पेरिफेरी। कॉपर और एल्यूमिनियम बार्स आर पेस्ड इन ईच स्लॉट। अभी किसके बने होते हैं? ये कॉपर या और एल्यूमिनियम के बने होते हैं। ठीक है, ऑल दीज बार्स आर ज्वाइंड एट आइदर एंड बाय कॉपर और एल्यूमिनियम रिंग called end rings. This forms a permanently closed circuit winding as the placing of bar and end rings. Bars हम किसको बोल रहे हैं? ये bars है और ये end rings. Resembles a squirrel cage, hence it is called as squirrel cage rotor. As the rotor circuit is closed, वन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैन नॉट बी एडेड। अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्यों ऐड करने की जरूरत पड़ रही है हम आगे देखेंगे। अब इसमें चूंकि ये एंड रिंग के द्वारा क्लोज हो रही है, तो इसमें हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं जोड़ सकते। ठीक है, अब दूसरा जो रोटर होता है वो बाउंड रोटर होता है। बाउंड रोटर मतलब जिसमें रोटर में वाइंडिंग्स हो। इट्स कंसिस्ट ऑफ लैमिनेटेड सिलेंड्रिकल कोर एंड कैरीज a three-phase winding similar to the stator। अब स्टेटर की वजह से थ्री फेज वाइंडिंग होती है, वैसे यहाँ पर रोटर में भी थ्री फेज वाइंडिंग होती है। द रोटर वाइंडिंग्स इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्लॉट्स। ठीक है, अब वहाँ पर स्लॉट्स में बार था सिंपल, और यहाँ पर उसकी जगह पर वाइंडिंग्स हैं, थ्री फेज वाइंडिंग, और ये वाइंडिंग स्टार कनेक्शन में कनेक्टेड होती हैं। The open ends of the rotor windings are brought out and connected to three insulated slip rings। ठीक है, अब ये जो वाइंडिंग्स रोटर की निकल रही हैं, ये मेरा रोटर था, अब इसकी जो वाइंडिंग निकल रही है वो ऐसे शाफ्ट में स्लिप रिंग के साथ में माउंटेड होती है ऑन द रोटर शाफ्ट विथ वन ब्रश। जैसे कि डीसी मोटर में हो रहा था, वैसे ही ये ब्रश से कनेक्टेड होती है ऑन ईच ऑफ द स्लिप रिंग। अब इस पर एक ब्रश लगे रहता है, ब्रश। ठीक, तो ये मेरा
ब्रश है और ये स्लिप रिंग। The three brushes are connected to a three-phase star-connected rheostat to vary the resistance of the rotor circuit। अब ये rheostat में, rheostat मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसके द्वारा हम रेजिस्टेंस वेरी करके रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं और सप्लाई के साथ में कनेक्टेड रहती है। एट द स्टार्टिंग द रेजिस्टेंस इज इंक्लूडेड टू इनहांस द स्टार्टिंग टॉर्क। अब ये रेजिस्टेंस क्यों ऐड कर रहा हूँ? स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाने के लिए, एंड ग्रेजुअली रिड्यूस्ड एज द मोटर पिक्स अप द स्पीड। और इसको फिर हम धीरे धीरे रेजिस्टेंस को रियोस्टेट की सहायता से कम करते हैं जैसे ही मोटर स्पीड अप होती है। ठीक है, अब इस बाउंड रोटर में हम स्लिप रिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्रश का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्सटर्नल सप्लाई दे रहे हैं, थ्री फेज सप्लाई दे रहे हैं। और सबसे पहले रियोस्टेट का रेजिस्टेंस, रियोस्टेट से रेजिस्टेंस देते हैं ताकि स्टार्टिंग टॉर्क मुझे ज़्यादा मिले। फिर उसके बाद इस रियोस्टेट से हम रेजिस्टेंस को कम करते हैं। किसका रेजिस्टेंस? रोटर रेजिस्टेंस को कम कर रहे हैं जैसे ही मोटर मेरी स्पीड अप होती है। अब इस आपके स्क्वायरल केज मोटर में हम चूंकि यहाँ पर एंड रिंग्स लगी हुई हैं, यहाँ पर हम स्लिप रिंग का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम एडअप नहीं कर सकते। ठीक, when three phase voltages are applied to the three phase stator winding, current flows through the stator winding and a rotating magnetic field is set up। ये भी हमने देखा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो रही है। दिस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड्स rotates around the rotor at a synchronous speed given by ns equals to 120 f upon p। ठीक है, अब ये सिंक्रोनस स्पीड को बता रहा है ns। दिस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड passes through the air gap and cuts the rotor conductor that are initially stationary। ठीक, अब ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटर कंडक्टर्स को कट कर रही है जो कि स्टेशनरी थी, एंड ड्यू टू द रिलेटिव स्पीड बिटवीन द रोटेटिंग फ्लक्स एंड द स्टेशनरी रोटर, ईएमएफ आर इंड्यूस्ड इन द रोटर कंडक्टर। ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, इसलिए हम इसे इंडक्शन मोटर कह रहे हैं। सिंस द रोटर सर्किट इज क्लोज वन, current start flowing through the rotor conductor. When the current carrying conductor is placed in a magnetic field produced by the stator, the rotor conductors are acted upon by a mechanical force। ये हमने शुरू में देखा, जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक फोर्स एक्ट होता है, मैकेनिकल फोर्स, जिसे हमने फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से हमने निकाला था। कहाँ पे फोर्स एक्ट करेगा? द सम ऑफ द मैकेनिकल फोर्सेस ऑफ ऑल द कंडक्टर्स प्रोड्यूसेस ए टॉर्क दैट टेंड्स टू मूव द रोटर इन द सेम डायरेक्शन एज रोटेटिंग फील्ड, सेम डायरेक्शन एज द रोटेटिंग फील्ड। ये मैकेनिकल फोर्स टॉर्क पैदा करता है और ये टॉर्क के कारण मेरा रोटर मूव करता है रोटेटिंग फील्ड के डायरेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने सिंक्रोनस स्पीड के लिए ns इक्वल्स टू 120 f अपॉन p। अब यहाँ पर सिंक्रोनस स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पोल्स। पोल्स अगर मैं बढ़ाता हूँ तो मेरी सिंक्रोनस स्पीड कम होगी, अगर मैं पोल्स कम करता हूँ तो सिंक्रोनस स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, f क्या है? f फ्रीक्वेंसी है जो कि हम बाय डिफॉल्ट 50 हर्ट्ज लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर थ्री फोर्स इंडक्शन, अब स्लिप एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में हम स्लिप देखते हैं। ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर विच फंक्शन सिमिलरली एज ए ट्रांसफार्मर, जैसे कि बताया गया आपको, सिमिलरली एज ए ट्रांसफार्मर। ठीक है, द स्टेटर एंड रोटर वाइंडिंग्स इज ऑलवेज मेड अप ऑफ थ्री फेज एंड फॉर स्पेसिफिक नंबर ऑफ पोल्स। ये हमने देखा ns इक्वल्स टू
120F/P, specific number of poles. ठीक है, the three-phase induction motor at rest is similar to transformer wherein the stator winding becomes the primary and the rotor windings become the secondary. ठीक है, ट्रांसफार्मर की तरह ही ये इंडक्शन के नियम पर काम कर रही है, इसलिए इसका नाम थ्री फेज इंडक्शन मोटर रखा गया। ठीक है, द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड्स विच रोटेट्स एट सिंक्रोनस स्पीड इज गिवन बाय NS इक्वल्स टू 120F/P। ठीक, where NS is the synchronous speed which is the speed at which the stator magnetic field rotates। ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड किसकी है? स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड के रोटेशन की। F क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई वोल्टेज। P क्या है? नंबर ऑफ पोल्स ऑफ द इंडक्शन मोटर। ठीक, अब दिस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड्स कट द रोटर कॉइल इंड्यूसिंग EMF। ठीक, hence current as they form a closed circuit। ठीक, रोटर कॉइल इंड्यूसिंग EMF, और इसके कारण क्या होता है? करंट फ्लो होता है ऐसे। क्यों? क्योंकि क्लोज सर्किट है, एंड रिंग के द्वारा या थ्री फेज स्टार वाइंडिंग के द्वारा ये कनेक्टेड। द करंट कैरिंग रोटर कॉइल्स इन द मिडस्ट ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस मैकेनिकल फोर्स। ठीक है, अब ये करंट कैरिंग रोटर कॉइल है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में है, तो क्या होगा? एक मैकेनिकल फोर्स अनुभव करेगा जिसके कारण हमें टॉर्क मिल रहा है। एज द रोटर स्टार्ट्स रोटेटिंग, द रेट एट विच द रोटेटिंग फील्ड कट्स द रोटर कॉइल डिक्रीजेस। ठीक है, अब रोटर जैसे स्टार्ट हुआ तो रोटेटिंग फील्ड जो कि रोटर कॉइल्स को कट कर रही थी वो कम हो। This in turn reduces the induced EMF per phase in the rotor coil। ठीक है, अब इसके कारण मेरा induced EMF per phase भी कम होगा। As the rotor picks up the speed, it starts rotating at a speed। ठीक है, अब यहां पर जैसे स्पीड बढ़ रही है, रोटेटिंग स्पीड लेसर देन द सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, अब सिंक्रोनस स्पीड से या स्टेटर वाइंडिंग की जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्पीड से रोटर की स्पीड कम होगी। ठीक, एज अ करंट फ्लोइंग इन द रोटर कॉइल इज प्रोड्यूस्ड ओनली ड्यू टू इंडक्शन, इट इज नेसेसरी दैट देयर हैज टू बी डिफरेंस बिटवीन द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेटर एंड रोटर। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? सिंपल, मेरा रोटर स्टैंड स्टिल हो जाएगा क्योंकि दोनों में कोई अंतर स्पीड में नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए इनमें दोनों रोटर में और मेरे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पे जो कि स्टेटर द्वारा उत्पन्न हो रही है उनके बीच में स्पीड में अंतर होना आवश्यक है, और ये अंतर, दिस डिफरेंस इन स्पीड इज कॉल्ड स्लिप स्पीड। ठीक है, वैसे ही अगर मैं बोलूं कि ट्रेन में आप बैठे हुए हैं तो ट्रेन की स्पीड और आपकी स्पीड समान हो जाएगी। ट्रेन की स्पीड और आपकी स्पीड समान गति से अगर आप दोनों लोग आगे बढ़ रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? 0। तो आपको फील होगा कि आप ट्रेन में बैठे हुए ट्रेन से आगे या पीछे नहीं चल रहे। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर स्टेटर और रोटर वाइंडिंग, रोटर की जो मैग्नेटिक फील्ड है उन दोनों के बीच में अंतर होना आवश्यक है। अंतर नहीं होगा तो मोटर स्टैंड स्टिल में स्टेशनरी कंडीशन में पहुंच जाएगी। ठीक, और इस अंतर को रोटर और स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड के अंतर को हम स्लिप स्पीड कहते हैं। ठीक है, जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट है किस चीज के लिए? इंडक्शन मोटर के फंक्शनिंग के लिए। ठीक, अब स्लिप स्पीड क्या होगी? सिंक्रोनस स्पीड माइनस एन। एन क्या है? एन इज द एक्चुअल स्पीड या रोटर स्पीड। NS क्या है? स्टेटर स्पीड हम कह सकते हैं, और N क्या है? रोटर स्पीड। इन दोनों के बीच का अंतर मेरा स्लिप स्पीड को बता रहा है। द टर्म स्लिप डिस्क्राइब द लैगिंग बिहाइंड ऑफ रोटर इन कंपैरिजन विद द
रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द स्टेटर। जैसे कि हमने बात करी रोटर और स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड के बीच का अंतर को हम स्लिप कह रहे हैं। द वैल्यू ऑफ स्लिप फॉर इंडक्शन मोटर लाइज बिटवीन 0 एंड यूनिटी। इसकी वैल्यू कितनी रहती है? 0 और यूनिटी मतलब 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में रहती है। द स्लिप एक्सप्रेस्ड ऑन ए पर यूनिट बेसिस यूजिंग सिंक्रोनस स्पीड एज रेफरेंस। ठीक, तो फ्रैक्शनल स्लिप इक्वल्स टू S equals to ns minus n upon ns and percentage slip equals to ns minus n upon ns। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस n अपॉन ns इंटू 100। तो ये क्या होगा मेरा स्लिप। ठीक, तो इससे अपने को समझ में आया रोटर स्पीड मेरे स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड से हमेशा कम रहेगा, इसलिए इसका मान मेरा 1 से कम ही मिलेगा, ब्रैकेट का मान 1 से कम ही मिलेगा। When the induction motor is rotating, the EMF induced in the rotor coil will be dependent on the slip S. The frequency of voltage or current induced in the rotor coil due to relative speed or slip speed is given as F2 equals to SF1। F2 क्या है मेरा? ये मेरा रोटर में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है उसकी बात कर रहा है। ठीक है, F2 is the slip frequency or frequency of the induced EMF in the rotor coils। ठीक, when the induction motor is rotating, अगर रोटर की और स्टेटर की दोनों की रोटेटिंग स्पीड सेम हो जाए तो 1 माइनस 1 स्लिप 0 हो जाए। ठीक, स्लिप 0 हो गया, इसका मतलब मेरा मोटर स्टैंड स्टिल कंडीशन में है। ठीक, अब अपन देखते हैं टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। व्हेन S इक्वल्स टू 0, T क्या है? टॉर्क इज ऑल्सो 0। या मैं बोलूंगा कि मोटर स्टैंड स्टिल पे। सो दैट टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, S इक्वल्स टू 0, T इक्वल्स टू 0, S स्लिप 0 है, स्लिप 0 है इसका मतलब N इक्वल्स टू NS, टॉर्क 0 है, at normal speed slip is small, so the product of slip and rotor reactance। अब rotor reactance एक नई चीज आ रही है, slip and rotor reactance per phase or stand still is negligible compared to R2। R2 क्या है? rotor resistance है। ठीक, रोटर रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस। ठीक, एज रोटर रेजिस्टेंस पर फेज इज कांस्टेंट, वी हैव टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप एस। ठीक, द टॉर्क स्लिप कर्व इज ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 0 स्लिप टू ए वैल्यू ऑफ स्लिप दैट करस्पॉन्ड्स टू फुल लोड। यह भी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। एज द स्लिप इंक्रीजेस बियॉन्ड फुल लोड स्लिप, द टॉर्क इंक्रीजेस and becomes maximum at S equals to R2 upon X2। X2 क्या है? रोटर रिएक्टेंस है, और R2 क्या है? रोटर रेजिस्टेंस। अब ये है स्लिप टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। ठीक, अब यहां पर हम बोल रहे हैं स्लिप 0 है, यहां पर स्लिप इक्वल्स टू 0 एंड T इक्वल्स टू 0। ठीक है, the maximum torque in an induction motor is called as pull-out torque। ये maximum मेरा डिनोट कर रहा है pull-out torque और breakdown torque। When slip increases further due to load on induction motor, the term S square X 2 का स्क्वायर increases very rapidly। ठीक है, अब जैसे जैसे S स्क्वायर और रिएक्टेंस का मान, अगर स्लिप और रिएक्टेंस का मान का स्क्वायर बढ़ जाएगा, सो R2 का स्क्वायर में बी नेग्लेक्टेड। सो T इक्वल्स टू द टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S अपॉन S स्क्वायर X ऑफ 2 का स्क्वायर, और T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप। तो जैसे जैसे स्लिप का मान बढ़ रहा है, मेरा टॉर्क का मान
कम हो रहा है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये मैक्सिमम पुल आउट टॉर्क है, ब्रेक डाउन टॉर्क है। अब इसके बाद अगर मैं लोड बढ़ाता हूँ, लोड बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, दोनों के बीच में अंतर S इक्वल्स टू 1 माइनस n अपॉन ns इंटू 100 ये निकाला था हमने, ठीक है। अब स्टेटर तो कांस्टेंट है, अब लोड बढ़ा रहा हूँ तो लोड बढ़ाने के कारण क्या हो रहा है, ये n मेरा रिड्यूस हो रहा है, रोटर स्पीड मेरी कम हो रही है। रोटर की स्पीड कम होगी तो क्या होगा, इसका मान बढ़ेगा, मान बढ़ेगा, स्लिप का मान बढ़ेगा, तो ये टॉर्क मेरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। स्लिप का मान बढ़ रहा है तो मेरा टॉर्क रिड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पर B से लेकर D तक मेरा टॉर्क रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अलग अलग केस दिया है, यहाँ पर रेजिस्टेंस R2 है और यहाँ पर अगर मैं रोटर रेजिस्टेंस के मान को बढ़ाता हूँ तो मेरा ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। Torque is inversely proportional to slip, so the torque slip curve will resemble a rectangular hyperbola, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह दिखेगा। इट इज ऑब्जर्व दैट द एडिशन ऑफ रेजिस्टेंस टू द रोटर सर्किट, ठीक, अगर मैं रेजिस्टेंस ऐड कर रहा हूं मतलब मैं वो रोटर की बात कर रहा हूं, ठीक, मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू ये रेजिस्टेंस ऐड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मेरा टीएम चेंज नहीं हो रहा है, बस चेंज क्या हो रहा है, स्लिप की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ये R2 था, इसको मैंने डबल कर दिया, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये मैक्सिमम टॉर्क मुझे इस स्लिप पर मिल रहा है, ठीक है। पहले यहाँ पर एक पर मिल रहा था, अब ये मेरा एक्स पोजिशन पर मुझे मैक्सिमम टॉर्क या ब्रेकडाउन टॉर्क मिलेगा। द हैश्ड एरिया शोज द नॉर्मल ऑपरेटिंग रेंज फॉर द इंडक्शन मोटर। अब ये मेरा नॉर्मल रेंज को दिखा रहा है जहाँ पर ये मेरी इंडक्शन मोटर ऑपरेट की जाती है। विद इन दिस द रीजन OB द ऑपरेशन ऑफ मोटर विल बी स्टेबल। O से लेकर B तक मेरा मोटर स्टेबल काम करता है। रेंज BD इज द अनस्टेबल रीजन। BD अनस्टेबल रीजन को शो कर रहा है जहाँ पर स्टेबिलिटी या मोटर की स्पीड में परिवर्तन मुझे मिल रहा है, ठीक है। CD represent the torque at slip equals to 1, that is स्टैंड स्टिल कंडीशन, ठीक है। स्लिप जब मेरा 1 हो जाए तो इसका मतलब मेरी मोटर स्टैंड स्टिल कंडीशन पे है और ये कंडीशन मेरा इस स्लिप इक्वल्स टू 1 की पोजीशन पर मुझे मिल रही है, ठीक है। तो CD मेरे स्टैंड स्टिल पोजीशन को बता रहा है, ठीक है। और द स्टार्टिंग टॉर्क कितना लगेगा उस लोड के लिए वो बता रहा है। द टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर स्लिप रेंज 0 to 1 फॉर सम वैल्यूज ऑफ रोटर रेजिस्टेंस इज शोन इन फिगर 7। तो ये फिगर 7 में मुझे टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स इंडक्शन मोटर की दिख रही है। एप्लीकेशन, स्क्वायरल कोच मोटर्स आर सिंपल एंड रग्ड इन कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ठोस रहती है, चीप होती है, सस्ती होती है और बहुत कम मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। दे आर प्रिफर्ड फॉर मैनी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। दे आर यूज्ड इन लेथ मशीन में होगा, ड्रिल मशीन, एग्रीकल्चर पंप, कंप्रेसर और इंडस्ट्रियल ड्राइव्स में। कंप्रेसर मतलब मैं एयर कंडीशनर की बात कर रहा हूँ, ठीक। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, अब इसमें हाइट स्टार्टिंग टॉर्क है क्योंकि हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ही इस्तेमाल कर सकते हैं। स्मूथ एक्सेलरेशन है क्योंकि रेजिस्टेंस के मान को हम धीरे धीरे कम करते हैं हैवी लोड्स पे, ठीक है। एडजस्टेबल स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं। गुड रनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसलिए इनका इस्तेमाल लिफ्ट, क्रेन या कन्वेयर्स में किया जाता है, ठीक है। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल लिफ्ट, क्रेन्स और कन्वेयर्स में कर रहे हैं हम, और स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल हम लेथ, ड्रिलिंग मशीन, कंप्रेसर या एग्रीकल्चर पंप में करते हैं, ठीक। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर सस्ती मिलती है, कम मेंटेनेंस रहता है, ठीक है, कंपेयर टू स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, ठीक। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर
में मुझे हाई स्टार्टिंग टॉर्क मिलता है। ठीक है, क्यों मिलता है हाई स्टार्टिंग टॉर्क? क्योंकि यहाँ पर मैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड अप कर सकता हूँ सेल्फ रिंग इंडक्शन मोटर में। रोटर में मैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर रहा हूँ रियोस्टेट की सहायता से, जिसके कारण मुझे इसमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क मिल रहा है। थैंक यू।